हे गाइस, आई एम रति एंड यू आर स्टडिंग नर्सिंग विथ मी। सो आपकी नॉर्थ सेट की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे से चल रही होगी गाइस। और आज यहाँ पे हम रिवीजन करने वाले हैं कुछ बेसिक ये पॉइंट्स हैं जो कि पीडियाट्रिक सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। बेसिक हैं लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको अच्छे से आता है, ये बिल्कुल ये बात सही है कि आपको इनमें से कई पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपको पहले से ही पता है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है आपको नर्सिंग किए हुए और नर्सिंग में भी आपने काफ़ी 3.5 साल लगाए हैं। तो उस बेसिस पे आपको काफ़ी चीज़ें अच्छे से याद होंगी, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे गाइस जो आपको कंफ्यूज करेंगे एग्ज़ाम के टाइम पर। तो इसलिए एक बार जो लास्ट मिनट स्ट्रेटजी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको जो सिंपल क्वेश्चंस आपको पता है, लेकिन एक बार फिर से उनको रिव्यू कर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो आज हम यहाँ पर ये जो सिंपल पॉइंट्स हैं इनको जल्दी से फटाफट विद इन 15 मिनट्स मैक्सिमम मैं आपका लूँगी और उसमें हम इन सारे पॉइंट को रिव्यू करेंगे गाइज। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है सी सॉ रेस्पिरेशन पैटर्न। ये पीडियाट्रिक से रिलेटेड है और ये सी सॉ जो रेस्पिरेटरी पैटर्न है इसको हम न्यूबॉर्न जो बेबी होता है उसका बर्थ होता है उस वक्त हम उसको असेस करते हैं। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न है इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो राइज एंड फॉल होता है चेस्ट एंड एब्डोमेन का, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो ये जो पैटर्न है वो सी सॉ रेस्पिरेटरी पैटर्न कहलाता है। इन दोनों के राइज एंड फॉल के अंदर चेंजेस होता है थोड़ा सा, जैसे कि चेस्ट एंड एब्डोमेन दोनों एक साथ ऊपर और दोनों एक साथ नीचे नहीं आएंगे। सो ये एक नॉर्मल रेस्पिरेशन पैटर्न नहीं होता है, इसको सी सॉ पैटर्न कहते हैं। तो इसका नाम याद रखिए गाइज। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर। और दूसरा जो पॉइंट होता है अबगार स्कोरिंग का होता है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, हमेशा एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सो सबसे पहले जो अबगार स्कोरिंग की जाती है वो 1 मिनट पे की जाएगी एंड देन उसके बाद 5 मिनट पर। लेकिन अबगार स्कोरिंग से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे आपको एक नंबर दे दिया जाता है अबगार स्कोरिंग से रिलेटेड, लाइक 4 नंबर आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर बेबी का अबगार स्कोरिंग 4 है तो आप उसको किस तरीके की मेडिकल एड प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए गाइस कि अगर बेबी का अबगार स्कोर 4 आ रहा है सो इस टाइप की कंडीशन में बेबी को आपको जेंटली स्टिमुलेट करना है और बेबी का जो बैक है उसको रब करना होता है। और अगर ज़रूरत पड़ती है इन एनी केस तो आपको ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अबगार स्कोर से रिलेटेड होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये नंबर जो हैं वो याद रखने हैं। अगर अबगार स्कोरिंग 0 से लेकर 3 तक है तो इट मीन्स यहाँ पर जो इन्फेंट है उसको रिससिटेशन की जो नीड है वो बहुत ज़्यादा है, उसे हमें तुरंत रिससिटेट करना पड़ेगा। एंड अबगार स्कोर अगर 4 से लेकर 7 के बीच में है तो हम यहाँ पर एक जेंटली स्टिमुलेट कर सकते हैं, बेबी की बैक को रब कर सकते हैं एंड ज़रूरत होती है हमें तो ऑक्सीजन भी हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर अबगार स्कोरिंग 8 से लेकर 10 के बीच में है तो यहाँ पर हमें कोई भी इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। वाइटल साइंस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लाइक हार्ट रेट अगर बेबी की पूछी जाती है तो 100 से लेकर 160 बीट पर मिनट ये एक रेस्टिंग फेज़ के अंदर होती है और ये एक नॉर्मल हार्ट रेट होती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपको देखने को मिलता है गाइज। और अगर हम हार्ट रेट को असेस करते हैं तो एपिकल एरिया इसके लिए प्रिफर्ड एरिया है और 4th इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर ये एपिकल एरिया होता है। तो यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन बनता है
कई बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। अगर आप रिपीटर हैं, अगर आपने एग्ज़ाम रिपीट किए हुए हैं तो आपको कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। तो आपको ये दोनों ही चीज़ें याद रखनी है कि आपको एपिकल एरिया के ऊपर हार्ट रेट को हम असेस करते हैं और जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है उसी पे एपिकल एरिया है। तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए हम ये हार्ट रेट है इसको असेस करते हैं। देन रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं। रेस्पिरेशन होता है 30 से लेकर 60 ब्रीथ्स पर मिनट। ये एक नॉर्मल रेस्पिरेशन का रेंज है, तो इसको भी आपको याद रखना है, 30 टू 60 ब्रीथ्स पर मिनट। टेम्परेचर देखिए 96.8 से लेकर 99 फ़ारेनहाइट। ब्लड प्रेशर है 73/55 mmHg। सो ब्लड प्रेशर भी कई बार पूछा गया है और इसको याद रखने के लिए आप 75-55 को याद रख लीजिए ताकि आपको इजी हो जाए। ये 73 याद नहीं रहेगा तो 75 और 55 दोनों में 5-5 आ रहा है, तो आप इस तरीके से इजीली याद रख पाएंगे। एंड लेंथ भी काफ़ी बार पूछी जाती है। तो लेंथ है 45 से लेकर 55 सेंटीमीटर्स। एंड अगर इंचेस में हम बात करें तो 18 से लेकर 22 इंचेस एक नॉर्मल जो इन्फेंट होता है उसकी लेंथ होती है बर्थ के टाइम पर। एंड हेड और चेस्ट का सरकमफेरेंस ये काफ़ी बार पूछा जाता है और इनके अंदर जो डिफरेंस है वो भी पूछा जाता है। सो हेड एंड चेस्ट के अंदर जो डिफरेंस है वो 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। एंड नॉर्मल जो रेंज है इसकी वो 33 से लेकर 35 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोल्डिंग डिसअपियर इन अबाउट 72 आवर्स। मोल्डिंग का एक जो फीचर है वो भी हमें न्यूबॉर्न के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जब बेबी पास आउट हो रहा है बर्थ कैनाल से तो वहाँ पर जो स्कल की बोन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। सो इस वजह से यहाँ पर ये जो प्रेशर है वो बिल्ड होता है। तो यहाँ पर कुछ साइन हमें देखने को मिलते हैं इस कंडीशन के अंदर। तो ये जो स्वेलिंग है या फिर ये जो सिचुएशन है जो कि नॉर्मल होती है 72 आवर्स के अंदर, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि मोल्डिंग कितने टाइम में डिसअपियर होती है अपने आप। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 72 आवर्स। एंड कैपुट सक्सेडेनियम ये आपने काफ़ी सुना होगा, ये एक एडिमा है जो कि सॉफ्ट टिश्यूज़ का एडिमा है और ये भी अपने आप ही सबसाइड हो जाता है विद इन अ फ्यू डेज़। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि कैपुट सक्सेडेनियम क्या कंडीशन है, मीन्स कि ये एक एडिमा है सॉफ्ट टिश्यूज़ का और ये अपने आप ही सबसाइड होगा। इसके लिए हमें कोई भी इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है सेफेल हेमाटोमा, ये भी काफ़ी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। सो ये जो कंडीशन है इसमें भी स्वेलिंग हो जाती है एंड ये जो कंडीशन है वो अपने आप ही रिजॉल्व होती है विद इन 6 वीक्स। सो आपको ये टाइमिंग याद रखनी है सेफेल हेमाटोमा के लिए, 6 वीक में ये अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। एंड जब भी हम न्यूबॉर्न का असेसमेंट करते हैं गाइस, तो यहाँ पर अगर हमें लो सेट ईयर्स की कंडीशन दिखाई दे रही है, मींस जो बेबी के ईयर्स हैं वो लो सेट हैं, मींस नीचे की तरफ हैं, तो यहाँ पर ये एक इंडिकेशन है कि ये डाउन सिंड्रोम का इंडिकेशन है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। एंड नेज़ल फ्लेयरिंग के बारे में कई बार पूछा जा रहा है। सो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की जो कंडीशन होती है उसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर बेबी नेज़ल फ्लेयरिंग शो कर रहा है, उसके जो नेज़ल्स हैं उनके अंदर फ्लेयर हम देख रहे हैं, तो इट मीन्स ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन है। और कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, सो आपको पता होगा, और नहीं भी पता तो अब आप ये चीज़ को माइंड में रख लीजिए गाइस कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का जो इंडिकेशन है, फर्स्ट इंडिकेशन है वो नेज़ल फ्लेयरिंग है। एंड यहाँ पर हमें कुछ स्मॉल वाइट सिस्ट देखने को मिल सकते हैं बेबी के हार्ड पैलेट साइड पर। तो ये जो वाइट सिस्ट होती हैं इनको एब्स्टिन पल्स कहा जाता है।
या फिर कैंडिडा एल्बिकन्स जो होते हैं वो भी एक वाइट पैची एरिया होता है टंग और गम्स के ऊपर। सो ये जो फाइंडिंग्स हैं ये भी किसी किसी केस के अंदर हमें देखने को मिल सकती है जब हम बेबी का असेसमेंट करते हैं। एंड टॉर्टिकोलिस जो कंडीशन है जिसके अंदर हेड है वो एक साइड के अंदर झुक जाता है क्योंकि यहाँ पर जो मसल है उसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। सो इस वजह से ये जो हेड है वो एक साइड में झुका हुआ मिलता है किसी किसी केस के अंदर। सो ये जो कंडीशन है इसको टॉर्टिकोलिस कहा जाता है, इसको आप याद रख लीजिए। और इसका जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, इस वजह से जो हेड है वो इंक्लाइंड हो गया है एक साइड के ऊपर। एंड विच मिल्क, कई बार पूछा जाता है विच मिल्क क्या होता है, तो ये एक मिल्की सिक्रेशन होता है जो हमें कई बार न्यूबॉर्न का जो असेसमेंट हम करते हैं तब हमें देखने को मिलता है। वर्निक्स, कैसियोसा, लेनिगो एंड मीलिया, ये भी कुछ टर्म हैं जो कि न्यूबॉर्न से रिलेटेड हैं। वर्निक्स कैसियोसा एक चीज़ी वाइट सब्सटेंस होता है। एंड लेनिगो जो स्मॉल हेयर्स होते हैं बेबी की बॉडी के ऊपर उनको लेनिगो कहा जाता है। और मीलिया, ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये वाइट सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं जो कि फॉरहेड, नोज़ एंड चिन के ऊपर आप इजीली देख सकते हैं मीलिया को। सो इसको भी आप याद रखिए। एंड हार्लेक्विन साइन, यहाँ पर अगर किसी बेबी के अंदर ये साइन दिखाई देता है तो डीप पिंक या फिर रेड कलर का जो बॉडी पार्ट होता है एक साइड का, उसमें हमें इस तरीके का कलर दिखाई देगा, या तो वो डीप पिंक होगा या रेड कलर होगा। और इसका जो रीज़न है वो शंटिंग हो रही है ब्लड की, कुछ कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस हार्लेक्विन साइन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बेबी को कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कोई सेप्सिस की कंडीशन है, इसी वजह से बेबी के अंदर हमें हार्लेक्विन साइन देखने को मिलता है। या फिर जब हम न्यूबॉर्न जो बेबी है उसका एब्डोमेन को हम एसेस कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर डिस्टेंशन देखने को मिलती है हमें, तो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन हो सकती है या फिर कोई मास की वजह से ये डिस्टेंशन हो सकता है, या फिर एक सेप्सिस भी इसका रीज़न हो सकता है। तो ये 3 मेन रीज़न हो सकते हैं एब्डोमिनल डिस्टेंशन के। एंड बाउल साउंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1 से 2 आवर का जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर बेबी के बाउल साउंड जो है वो हमें शो होने लगते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है, इसको आपको याद रखना है कि फर्स्ट जो बाउल साउंड है वो हम कब बेबी के अंदर नोटिस कर सकते हैं। तो विद इन 1 to 2 आवर्स इस तरीके के बाउल साउंड है वो हम सुन सकते हैं। एंड फर्स्ट स्टूल या फिर फर्स्ट जो वाइडिंग होती है बेबी की आफ्टर बर्थ, तो वो फर्स्ट 24 आवर्स जो होते हैं उसके अंदर ये फर्स्ट वाइडिंग एंड स्टूल के जो साइन है वो भी हम नोटिस कर सकते हैं। एंड अगर बेबी की बॉडी के अंदर हाइपोटोनिसिटी या फिर हाइपरटोनिसिटी की कंडीशन है तो ये एक इंडिकेशन है यहाँ पर कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर में भी कोई डैमेज हुआ है, इस वजह से बेबी की या तो हाइपोटोनिसिटी की कंडीशन होगी या फिर हाइपरटोनिसिटी। एंड डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया की जो कंडीशन है उसको अगर हम एसेस करेंगे गाइस, तो यहाँ पर 2 टूल हैं हमारे पास, ऑर्टोलानी एंड बार्लो। ये 2 टूल हैं जिनसे हम जो डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया है उसको असेस करते हैं। तो जब हम थाइस को आउटवर्ड रोटेट कर रहे हैं गाइस, तो यहाँ पर हमें क्लिक का जो साउंड है वो सुनाई नहीं देना चाहिए। अगर सुनाई दे रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया का कंडीशन है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, या तो डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया के टूल बताइए, तो ऑर्टोलानी एंड बार्लो ये 2 टूल हैं। या फिर डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया को हम किस तरीके से असेस करते हैं, तो यहाँ पर जो थाइस है उसको हम रोटेट करेंगे आउटवर्ड। सो यहाँ पर हमें जो क्लिक का साउंड है वो सुनाई नहीं देना चाहिए। तो मीन्स ये जो कंडीशन है वो डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया नहीं है। और अगर सुनाई दे रहा है तो
फिर ये जो कंडीशन है वो डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया की कंडीशन है। एंड बेबी के अंदर आफ्टर बर्थ हमें कुछ स्लाइट ट्रेमर देखने को मिल सकता है। सो अगर ये स्लाइटली ट्रेमर देखने को मिल रहा है तो ये कॉमन है, लेकिन अगर ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो फिर ये एसोसिएटेड हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया के साथ में या फिर ड्रग विड्रॉवल की वजह से यहाँ पर ट्रेमर देखने को मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, कई बार पूछा गया है कि बेबी के अंदर अगर हमें ट्रेमर साइन दिखाई दे रहा है तो ये किस को इंडिकेट करता है। तो आपको आंसर पता होना चाहिए, हाइपोग्लाइसीमिया और ड्रग विड्रॉवल की वजह से बेबी के अंदर हमें ट्रेमर के साइन देखने को मिल सकते हैं। सो फ़िलहाल इस टॉपिक के अंदर हम इतने ही पॉइंट कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम जो रिमेनिंग हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।